ट्रैक नंबर 4A। इस ट्रैक में पन्ना नंबर 369 से पन्ना नंबर 377 तक खंड घ का रिकॉर्डिंग किया गया है। खंड घ मौखिक अभिव्यक्ति एवं परियोजना, श्रवण तथा वाचन। मौखिक अभिव्यक्ति भावों व विचारों को प्रकट करने का माध्यम भाषा है, जिसे दो रूपों में व्यक्त कर सकते हैं। पहला मौखिक रूप, दूसरा लिखित रूप। मौखिक रूप में भाषा का प्रयोग बोलकर और सुनकर किया जाता है, जिससे सूचनाओं, विचारों व भावों का आदान प्रदान संभव होता है। सूचनाओं और विचारों का संप्रेषण सही ढंग से उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हो, अतः वाचन और श्रवण कौशल का विकास आवश्यक होता है। हिंदी भाषा में प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों और प्रत्येक अवसरों के लिए भिन्न भिन्न शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है, जो भाषा की गरिमा ही नहीं अपितु वाचक की योग्यता व उसके ज्ञान को उत्कृष्टता प्रदान करती है। जैसे बड़ों के लिए आप, कृपया, कीजिए, कहिए, आइए। औपचारिक व अनौपचारिक संबंधों में अलग अलग तरह के शब्दों का प्रयोग तू, तुम, आप, वे, आदेश, आज्ञा, कृपा, कृपया। विवाह, उत्सव, मृत्यु, दुर्घटना आदि के समय भी एक तरह की भाषा प्रयुक्त नहीं होती। सुअवसर, शुभ वेला, दुखद क्षण, विपद काल। मौखिक अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक निर्देश: पहला, शुद्ध व स्पष्ट उच्चारण। दूसरा, सरल, सहज, भाव अनुकूल भाषा का प्रयोग। तीसरा, आरोह, अवरोह, ओज, माधुर्य और व्यंग्य को यथासंभव स्थान दिया जाए। चौथा, मुहावरे व लोकोक्तियों का प्रयोग कर भाषा को समृद्ध व प्रभावशाली बनाना। पांचवा, निसंकोच भाव से पूर्ण आत्मविश्वास के साथ वाचन। छठा, छोटे व सटीक वाक्य, प्रभावशाली शब्दों का चयन। सातवां, क्लिष्ट भाषा के प्रयोग से परहेज करें, अन्यथा श्रोता की समझ से परे होने पर वाचन उद्देश्य अधूरा हो सकता है। मौखिक अभिव्यक्ति के निम्नलिखित रूप हैं: पहला, काव्य पठन। दूसरा, कहानी कथन। तीसरा, समाचार वाचन। चौथा, भाषण। पांचवा, घटना का वर्णन। छठा, चित्र वर्णन। सातवां, मंच या कार्यक्रम संचालन। आठवां, वाद विवाद। नवां, साक्षात्कार। 10वां, चुटकुली या अंताक्षरी। काव्य पठन। काव्य पठन हेतु निम्न बातों को ध्यान में रखकर प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे श्रोता स्वभाव को समझ सके। पहला, कविता कंठस्थ हो। दूसरा, कविता के विषय व रस के अनुरूप गति, प्रवाह, सुरताल तथा उतार चढ़ाव का प्रयोग। तीसरा, काव्य के विषय वस्तु के अनुरूप मुख व वाणी के भाव होना चाहिए। चौथा, कविता वीर रस, हास्य रस, करुण रस आदि से ओतप्रोत देशभक्ति, राजनीति, प्रकृति आदि विषयों पर हो। देशभक्ति कविता: किस किस को लांघेगा दुश्मन, हम खड़े हुए दुश्मन आए, हर व्यक्ति हिमालय बन जाए। भारत पर रिपु की लगी दीठ, जब हर घर होगा शक्ति पीठ। हर लड़का सीना तन जाए, हर व्यक्ति हिमालय बन जाए। जब कस कमर करे अभिमान देश, हम सबको तन मन प्राण देश। यह देश रहे जीवन जी जाए, हर व्यक्ति हिमालय बन जाए। हास्य कविता: हमारे एक फ्रेंड हैं, सूरत शक्ल से बिल्कुल इंग्लैंड है। एक दिन बोले, यार 3 लड़के हैं, एक से बढ़कर एक है। एक नेता है, हर 5वें साल 10-20 हजार की चोट देता है। पिछले 10 साल से चुनाव लड़ रहा है, नहीं बन पाया सड़ा सा एमएलए। बोलो तो कहता है अनुभव बढ़ रहा है, पॉलिटिक्स के चक्कर में बन गया पॉलिटिकल घनचक्कर। और दूसरा ले रहा है कवियों से टक्कर, कविताएं बनाता है, ना सुनो तो चाय पिलाकर सुनाता है। दूसरा है कहानी कथन। कहानी कथन एक विशिष्ट कला होती है, जिसमें श्रोता के मन में आरंभ से अंत तक जिज्ञासा बनी रहे। पहला, कहानी पूर्ण रूप से याद हो, बीच में ना अटके। दूसरा, कहानी की घटनाओं व संवादों को रोचकता से प्रस्तुत करना चाहिए। तीसरा, कहानी जिज्ञासा से भरी हुई शिक्षाप्रद होनी चाहिए। कहानियां बूढ़ी काकी पूस की रात। तीसरा, समाचार वाचन। दूरदर्शन व रेडियो के समाचार वाचकों की तरह ही समाचार वाचन करने का प्रयास करने के लिए महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखने की जरूरत होती है। जैसे पहला, समाचार मुख्य बिंदुओं को उच्च स्वर में बोलना चाहिए। दूसरा, विस्तृत समाचार को समान गति से पढ़ना चाहिए। तीसरा, विराम चिन्हों का ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए।
चौथा, छोटे छोटे वाक्य हों, अधिक लंबे वाक्यों को तोड़कर पढ़ना चाहिए। पांचवा, किस वाक्य और शब्द पर अधिक बल देना है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। छठा, वाचक को अपनी भाव भंगिमाओं और बोलने के ढंग को संतुलित रखना चाहिए। चौथा, भाषण। प्रभावशाली भाषण की प्रस्तुति के लिए निम्न बातों का पालन करना चाहिए। पहला, भाषण अवसर के अनुकूल हो। दूसरा, भाषण बोलते समय विषय से हटकर नहीं बोलना चाहिए। तीसरा, भाषण की रोचकता के लिए बीच बीच में सूक्तियों या काव्य की पंक्तियां बोलना चाहिए। चौथा, भाषण उबाऊ न हो, अन्यथा श्रोता नीरसता का अनुभव करेंगे। पांचवा, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ मंचस्थ व्यक्तियों के अभिवादन के पश्चात वाचन आरंभ करना चाहिए। छठा, बोलते समय मंत्रमुग्ध होकर बोलें जिससे रटा हुआ न लगे। सातवां, अंत में धन्यवाद कहकर भाषण की इतिश्री करनी चाहिए। पांचवा, घटना का वर्णन या चित्र वर्णन। दृष्टिगोचर दृश्य, घटना, चित्र का हूबहू वर्णन करना ही श्रेष्ठतर माना जाता है। छठा, मंच या कार्यक्रम संचालन। किसी भी मंच या कार्यक्रम संचालन से पूर्व कार्यक्रम का उद्देश्य और कार्यक्रम के क्रम की जानकारी एकत्र कर लेनी चाहिए। मुख्य बातों को ध्यान में रखकर मंच संचालन करना चाहिए। पहला, कार्यक्रम के उद्देश्य का संक्षिप्त वर्णन। दूसरा, मुख्य अतिथियों, आयोजकों, संयोजकों, प्रतिभागियों का परिचय देना चाहिए और स्वागत के बाद कार्यक्रम को गति प्रदान करें। तीसरा, कार्यक्रम के अनुरूप संचालन की रोचकता बढ़ाने के लिए काव्य की पंक्तियां भी प्रस्तुत करना चाहिए। चौथा, कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज कराने वाले वक्ता, श्रोता या अतिथियों के लिए सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अंत में सभी उपस्थित जनसमूह का धन्यवाद करना चाहिए। सातवां, वाद विवाद सामायिक विषयों या देश की ज्वलंत समस्याओं पर होता है, अतः पक्ष और विपक्ष के लिए विषय वस्तु को पूर्ण रूप से समझकर ही चयन करना श्रेयस्कर होगा। पक्ष और विपक्ष के वक्ता को अपनी बात कहने के लिए तर्कों, वितर्कों व प्रमाणों का सहारा लेना चाहिए। अपनी बात पूर्ण विश्वास के साथ प्रस्तुत करनी चाहिए। आठवां, साक्षात्कार। साक्षात्कार हेतु शिष्टाचार का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिस प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का साक्षात्कार लिया जाना है उसका पूर्ण परिचय देना चाहिए। तत्पश्चात उनसे प्रश्न पूछा जाना चाहिए। अंत में उनका धन्यवाद करना आवश्यक है। परिचय देना। पहला, उपरोक्त सभी मौखिक अभिव्यक्तियों को प्रस्तुत करने से पूर्व याचक या वक्ता को स्वयं का परिचय एवं अवसर विशेष के उद्देश्य की जानकारी देनी चाहिए। समापन से पूर्व धन्यवाद या आभार व्यक्त करना चाहिए। दूसरा, परिचय लेते व देते समय विनम्रता एवं शालीनता से पेश आना चाहिए। तीसरा, परिचय के दौरान शिष्टाचार का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए, जैसे आप श्रीमान जी, श्रीमती, भाई साहब, महोदय, सर जी, बहन जी, महोदया। चौथा, परिचय का आरंभ अभिवादन से होना चाहिए, जैसे नमस्कार, नमस्ते, सुप्रभात, सुसंध्या, हेलो। नमस्ते श्रीमान जी। ब, नमस्ते जी। मालूम हुआ कि आप हमारे नए पड़ोसी हैं। ब, जी हाँ, आपने यही सही सुना है। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। वैसे आपका शुभ नाम? ब, जी मेरा शुभ नाम है, आपका शुभ नाम? जी मुझे रिक्त स्थान नाम से लोग पहचानते हैं। ब, श्रीमान रिक्त स्थान जो आप कहाँ सर्विस करते हैं? श्रीमान रिक्त स्थान, जी मैं सर्विस नहीं, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। ब, ओ बहुत बढ़िया, आपका स्वयं का व्यवसाय है। आप कहाँ जॉब करते हैं? ब, जी मैं एक बैंक मैनेजर हूँ। आंखों देखी घटना का वर्णन। उदाहरण, आतंक का तांडव। आज भारत ही नहीं पूरा विश्व आतंकवाद की चपेट में है। आए दिन जगह जगह आतंकवादी हमले होते हैं, चाहे अमेरिका हो, भारत हो या अन्य कोई देश। ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई भी सुरक्षित नहीं। ऐसा लगता है कल ही की बात है, 26 नवंबर 2008 की वह काली रात, जब मैं खाना खाकर ताज होटल से बाहर आया ही था कि अचानक लोगों को इधर से उधर दौड़ते पाया। कहीं गलियों की आवाजों से तो कहीं पुलिस की गाड़ियां। धीरे धीरे ज्ञात हुआ कि आतंकवादियों ने मुंबई के 3 स्थानों ताज होटल, नारीमन हाउस व छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर हमला कर दिया है। क्षण भर के लिए तो मैं स्तब्ध रह गया। समझ में नहीं आया कहाँ जाऊं, क्या करूं। चारों तरफ हाहाकार मच गया था। अनेक लोग मौत के घाट उतारे जा रहे थे। मैंने अपने जीवन में इतना भयावह व दर्दनाक दृश्य नहीं देखा था। चारों ओर चीख पुकार के अतिरिक्त कुछ नहीं था। तभी मैंने देखा कि पुलिस के वीर सिपाही व एनएसजी के जवान अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जान बचा रहे हैं। इसी प्रयास में उनमें से कई वीर गति को प्राप्त हुए। उसी समय मैंने भी अपना कर्तव्य निश्चित किया और मैं घायलों को अस्पताल ले जाने में मदद करने लगा।
आतंकवाद की समस्या से छुटकारा पाना अकेले किसी के वश की बात नहीं। इसके लिए सब देशों को मिलकर प्रयास करना होगा। कुछ समय पहले जी टीवी ने आतंकवाद के विरुद्ध गेटवे ऑफ इंडिया पर सारे गामा कार्यक्रम के माध्यम से जो मुहिम छोड़ी वह प्रशंसनीय है। ऐसे कार्यक्रम लोगों में नैतिक व मानवीय मूल्यों को जगाएंगे, तभी आतंकवाद का अंत होगा। हमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना को अपनाना होगा। किसी ने ठीक ही कहा है, लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गीत प्रेम के गाता चल। भाषण। मेरे प्रिय कवि मैथिली शरण गुप्त पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित राम भक्त श्री रामचरण के सुपुत्र, राष्ट्रीय गौरव गाथा का गान करने वाले कविवर मैथिली शरण का जन्म चिरगांव जिला झांसी में सन 1886 में हुआ। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से इन्होंने खड़ी बोली में कविताएं लिखना आरंभ किया। गुरु जी की प्रथम पुस्तक भारत भारती में भारत का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं अभी। भारत भारती के माध्यम से भारत की वाणी का प्रतिनिधित्व करने वाले इस कवि को साहित्यकारों ने राष्ट्र कवि पद से सुशोभित किया। इस प्रकार से स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्र कवि बने। इसके अतिरिक्त इन्होंने यशोधरा, पंचवटी, द्वापर, जयद्रथ बध, साकेत जैसी अनेक रचनाएं की, जिनमें देश के गौरव का गान करने के साथ भारतीय आदर्शों की पुनः स्थापना करने का प्रयास किया गया। पौराणिक कथाओं को आधार बनाकर उपेक्षित नारी पात्रों जैसे यशोधरा, उर्मिला आदि के प्रति सहानुभूति प्रकट की गई। साकेत महाकाव्य के लिए इन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वाद विवाद। बलूचिस्तान पीओके पर प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य देश के हित में। पक्ष। सम्माननीय जनों को मेरा सादर प्रणाम। इस विषय के पक्ष में आज मैं विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मानव में मानवता नहीं, दोष इंसान किस काम का, दया धर्म और करुणा नहीं तो आचरण किस काम का। शरणागत की रक्षा नहीं की तो राम कृष्ण गौतम की ये भारत भूमि किस काम की। जी हाँ, यही है वो हमारी भारत भूमि जहाँ दया, धर्म, क्षमा, सहिष्णुता, सहयोग आदि नैतिक मूल्यों और संस्कारों को माना जाता है। और ऐसे ही संस्कारों से संस्कारित हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में जो बात कही निश्चित रूप से देश के हित में ही है और भारतीय संस्कृति के अनुरूप है। इस विषय पर मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का 40% वो हिस्सा है जिसे पाकिस्तान ने जबरन कब्जा कर उसे गुलाम बना लिया। पीओके जो भारत का कश्मीर है उस पर भी जबरन कब्जा कर लिया और पिछले दशकों से वहां के कट्टरपंथियों, मुसलमानों और अलगाववादियों को भारत के विरोध में उकसाता रहा है। दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, लोहा लोहे को काटता है और ईंट का जवाब पत्थर से ही देना। और यही काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान की दुखती रग पर हाथ रखकर किया है। पिछले 6 दशकों से जो काम आस्तीन का सांप बना हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान लगातार आतंकवादियों और बम कांडों से हमारे देश की शांति को भंग कर रखा है और राष्ट्रीय एकता को खंडित करने का प्रयास कर रहा है, उसके लिए इसकी इच्छा जवाब और क्या हो सकता है। वर्तमान समय में कश्मीर की जो स्थिति है वही स्थिति बलूचिस्तान की है। दोनों देशों की जनता स्वतंत्र राष्ट्र चाहती है, किंतु समझने वाली बात यह है कि कश्मीर की जनता को बरगलाने का काम पाकिस्तान कर रहा है और भारत से अलग कर पाकिस्तान के नक्शे में जोड़ना चाहता है, किंतु बलूचिस्तान पर कब्जा करके वह उसे गुलाम बनाकर रखना चाहता है और विकास के नाम पर सौतेला व्यवहार। यही वजह है कि उसने स्वयं की आजादी के लिए और मानवाधिकार के लिए विश्व स्तर पर अपने पड़ोसी देशों से मदद की गुहार लगाई, जबकि कश्मीर के साथ भारत ने कभी भी सौतेला रवैया नहीं अपनाया, बल्कि वह हमेशा ही कश्मीर को सैन्य सुरक्षा प्रदान किया है। ऐसे नाजुक समय में बलूचिस्तान के संघर्ष का समर्थन न केवल भारत ही बल्कि अन्य देशों को भी उनकी मानवीय अधिकारों के लिए करना चाहिए। बलूचिस्तान का समर्थन कर हम पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा सकते हैं। जो शत्रु का कलेजा चीरे वो धार अभी बाकी है, जो शत्रु का मस्तक काटे वो तलवार अभी बाकी है। कायरता ना समझो जिधर हम शेरों की खामोशी को, क्योंकि जो शत्रु का सीना चीरे वो कटार अभी बाकी है। पाकिस्तान की उरी घटना के नापाक इरादों से हम डरते नहीं अणु बमों से, विस्फोटों और तोपों से। हम डरते नहीं ताशकंद और शिमला जैसे समझौतों से। सियार भेड़िए से डर सकती सिंहों की ऐसी औलाद नहीं। भारतवर्ष के इस पानी की है तुमको पहचान नहीं।
एटम बम बना बनाकर तुम किस्मत में फूल गए। 65, 71 और 99 के युद्धों को शायद तुम भूल गए। अब की चिंता मत कर, चेहरे का खोल बदल देंगे। इतिहास की क्या हस्ती है, पूरा भूगोल बदल देंगे। पाकिस्तान अब तू ये कान खोल के सुन ले, अब जंग छिड़ी तो तेरा नामो निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा, बलूचिस्तान भी होगा, बलूचिस्तान भी होगा। प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य के बाद आज पाकिस्तान के साथ अन्य पड़ोसी देशों की भी नींद उड़ गई है। भारत की शक्ति का अंदाजा लगाना उनके लिए मुश्किल हो गया। विश्वहीन शाक्त को भी अपना फन फैलाकर पुकार करना चाहिए और डराना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करेगा तो अपना बचाव नहीं कर पाएगा। सुरक्षात्मक दृष्टि से यह बात सोचे, ग्वादर बंदरगाह पर चीन हजारों किलोमीटर सड़क की योजना बनाया है। वह निश्चित रूप से बलूचिस्तान की आर्थिक कमजोरी का फायदा उठाकर स्वयं कब्जा करना चाहता है और भारत की उत्तर पश्चिमी तट चीन से असुरक्षित हो जाएगा। अतः सुरक्षा की दृष्टि से बलूचिस्तान की मदद कर विकास और प्रोजेक्ट के नाम पर चीन की घुसपैठ को रोकना वक्त की जरूरत है। पाकिस्तान बलूचिस्तान को जिस प्राकृतिक संपदा की लालसा से उसे अपने कब्जे में रखा है, अगर हमारी मदद से बांग्लादेश की तरह बलूचिस्तान भी एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा तो हमारे भी व्यापारिक संबंध बलूचिस्तान से भविष्य में अच्छे बन सकते हैं। इस प्रकार भारत ने बलोच राष्ट्रवादियों को एक मंच पर लाकर पाकिस्तान के सामने राजनीतिक चुनौती पेश की है। राजनीति में वक्त के अनुरूप निर्णय लेना कूटनीति और चाणक्य नीति है। वर्तमान समय में पाकिस्तान रूपी रावण को परास्त करने के लिए बलूचिस्तान रूपी रावण को गले लगाकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाया सर्वथा उचित ही है। लोग डूबते हैं तो समुद्र को दोष देते हैं, मंजिल न मिले तो किस्मत को दोष देते हैं, खुद तो संभल कर चलते नहीं, जब लगती है ठोकर तो पत्थर को दोष देते हैं। आज यही स्थिति पाकिस्तान की है। बलूचिस्तान के साथियों, पाकिस्तान के अत्याचारों से कभी हार न मानना, क्योंकि नींद नहीं सपने बदलते हैं, मंजिल नहीं रास्ते बदलते हैं। जगा लो जज्बा जीतने का, किस्मत की लकीरें बदले चाहे ना बदले, वक्त जरूर बदलता है। बलूचिस्तान और पीओके के पर प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य देश के हित में। विपक्ष पानी में रह गया मगरमच्छ से बैर नहीं करते, दुश्मन की गलियों में सैर नहीं करते, भाई के परिवार को गैर नहीं कहते और अपना आशियाना बचाना हो तो पड़ोसियों से दुश्मनी मोल नहीं लेते। बलूचिस्तान पीओके पर प्रधानमंत्री मोदी जी का वक्तव्य देश के हित में है, इस बात का समर्थन मैं बिल्कुल नहीं करती। नीति शास्त्र के अनुसार किसी भी कार्य के पूरी तरह सफल या संपूर्ण होने से पूर्व उस कार्य के बारे में किसी को बताना उस कार्य की सफलता पर प्रश्न चिन्ह लगाने जैसा है। दोस्तों, और आखिर यही तो किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। जो कहावत तो आप सभी ने सुनी ही होगी कि दूध का जलाछाद भी फूक फूक कर पीता है, और अब ऐसे में 1971 में पहले के पूर्व पाकिस्तान वर्तमान में बांग्लादेश जी को मदद भारत ने की थी। यह इस बात को प्रमाणित करता है कि हमारी सरकार की यह गलतियां दोबारा नहीं करना चाहिए। जो पूर्व की केंद्र सरकार ने शोषण, हिंसा और आतंक से पीड़ित पूर्व पाकिस्तान की मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की थी, उस समय किसी भी देश के सामने न आने पर स्वयं भारत ने रक्त रंजित युद्ध के बाद बांग्लादेश की एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आजादी दिलाई। लेकिन मैं पूछती हूँ, इसके बदले में हमें मिला क्या? शरणार्थियों का एक बड़ा पिटारा, जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित बेबस, लाचार, मजबूर बांग्लादेशी शरणार्थी जिन्होंने केवल और केवल भारत की आबादी को बढ़ाने का कार्य किया। फलस्वरूप भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। भूतकाल के कटु अनुभवों और वर्तमान के प्रयासों से हम भविष्य की सुनहरी चादर बुन सकते हैं। दोस्तों, मेरे दृष्टिकोण में बलूचिस्तान की समस्या पर हस्तक्षेप करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि संयुक्त राष्ट्र के आंतरिक मामलों पर पड़ोसियों की टांग अड़ाना। मित्रों, हमें नहीं भूलना चाहिए कि पारिवारिक सदस्य आज नहीं तो कल एक ही हो जाएंगे, लेकिन पड़ोसी तो बेगाने ही रह जाते हैं। भारत के पास कश्मीर की समस्याएं अपने आप में इतनी हैं जिसे हम आज तक सुलझाने में नाकामयाब रहे। आज भी कश्मीर संपूर्ण भारत से अपने आप को अलग करता है। संवैधानिक रूप से भी कश्मीर की अलग धाराएं हैं। धारा 370 के तहत भारत ने कश्मीर को कुछ विशेष अधिकार दिए हैं, लेकिन अलगाववादी समस्याएं हर दूसरे दिन कश्मीर में खड़ी हो जाती हैं। अगर भारत कश्मीर अलगाववादियों की मदद करता है तो भारत के लिए कश्मीर में शांति कायम करना और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान जो कश्मीर के अपनी रगों में दौड़ते खून की तरह देखता आ रहा है, वह शांत नहीं बैठेगा। वह दुगनी ताकत से अलगाववादियों के हौसले बुलंद करेगा तथा कश्मीर जिहादियों को दी जा रही मदद बढ़ा लेगा।
मैं देश के कर्णधारों से एक निवेदन करूंगी कि हमारी सरकार को कश्मीर और उसकी सीमावर्ती क्षेत्रों में अशांति तथा आतंक फैला रहे लोगों से निपटने के लिए रणनीति तैयार करनी चाहिए। भौगोलिक दृष्टि से बलूचिस्तान की मदद कर भारत को लाभ हासिल नहीं होने वाला, बल्कि इससे तो भारत के सीमावर्ती देशों के साथ रिश्ते संदेहास्पद हो जाएंगे। अगर हम इसी समस्या को दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो हमारे दुश्मनों को कम नहीं आंकना चाहिए। वर्तमान के पाकिस्तान और 1971 के पाकिस्तान में जमीन आसमान का फर्क है। उस समय पाकिस्तान नाभिकीय हथियारों वाला देश नहीं था जैसा कि आज है। किसी भी प्रकार की लापरवाही भारत को बहुत महंगी पड़ सकती है। इतिहास गवाह है कि भारत सरकार इन अलगाववादियों के प्रति बड़े ही आश्चर्य ढंग से रियासत रखती जा रही है। केंद्र सरकार ने इन अलगाववादियों के प्रति कई विदेशी दौरों में उच्च कोटि की सुविधाएं प्रदान की हैं, लेकिन इसके बदले में इन अलगाववादियों ने विदेशों में जाकर भारत को नीचा दिखाने का ही कार्य किया। वर्तमान में भारत ने पाकिस्तान की दुखती रग पर हाथ रखकर उसे एक खिसियानी बिल्ली की भांति बना दिया है। और दोस्तों, खिसियानी बिल्ली आक्रामक होकर पलटवार जरूर करती है। अगर भारत महाशक्ति की ख्वाहिश देखता है तो मैं ये बता दूं कि कोई भी देश या कोई भी मुल्क अपने पड़ोसियों को बरगला कर उनसे दुश्मनी मोल लेकर महाशक्ति नहीं बन सकता। मेरे दृष्टिकोण में तो बलूचिस्तान पर मानव अधिकार का समर्थन करने के लिए प्रधानमंत्री जी का दिया गया व्यक्तित्व महज खोखला साबित हो सकता है, क्योंकि बिना सोचे समझे जंग में कूद जाना जीत की उम्मीद नहीं पड़ता। साक्षात्कार के प्रश्न। उदाहरण पहला, साक्षात्कार नृत्यांगना से। पहला, आप अपने बारे में बताइए। दूसरा, आपने अपना कर्म क्षेत्र नृत्य शिक्षिका के रूप में ही क्यों चुना? तीसरा, आप स्वयं किस उम्र से नृत्य की शिक्षा प्राप्त की? चौथा, आपके गुरु कौन थे? पांचवा, आप वर्तमान में कितने बच्चों की नृत्य की शिक्षा दे रही हैं? छठा, नृत्य के क्षेत्र में आपने कितनी उपलब्धियां हासिल की? सातवां, एक नृत्य शिक्षिका का समाज को क्या संदेश देना चाहिए? उदाहरण 2, साक्षात्कार नौकरी के लिए। पहला, आपको इस वैकेंसी के बारे में कैसे पता चला? दूसरा, आपका संक्षिप्त परिचय क्या है? तीसरा, आपने अपनी पिछली नौकरी क्यों छोड़ दी? चौथा, आप कितने प्रतिशत ईमानदार हैं? पांचवा, आपकी बड़ी कमजोरी क्या है? छठा, आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? सातवां, आप संस्था के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं? श्रवण अर्थात सुनना। इस मूल्यांकन के अंतर्गत परीक्षक या ऑडियो क्लिप को सुनने के बाद परीक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना, निम्न बातों को ध्यान देना आवश्यक है। पहला, गद्यांश के अंतर्गत आए कुछ तिथियों व पात्रों के नामों को ध्यान से सुनना। दूसरा, गद्यांश की विषय वस्तु को समझना। तीसरा, गद्यांश में उल्लेखित स्थानों व पात्रों के परस्पर संबंधों को स्पष्ट रूप में समझना। चौथा, शब्दों के स्पष्ट उच्चारण पर ध्यान केंद्रित करना। पांचवा, एकाग्रचित होकर गद्यांश को आरंभ से अंत तक सुनना चाहिए। उदाहरण पहला, गद्य के इस अंश को ध्यान पूर्वक सुनिए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 शब्दों में लिखिए। सदाचार और अनुशासन का आपस में गहरा संबंध है। इन्हें एक दूसरे का पूरक कहा जा सकता है। सदाचारी व्यक्ति सदैव अनुशासित रहता है, अतः उसे समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। अनुशासन एक प्रकार की जीवन पद्धति है जो व्यक्तिगत जीवन एवं सामाजिक व्यवहार दोनों के लिए आवश्यक है। व्यवस्था का पालन करने से सभी को सुविधा होती है। अनुशासन को जीवन का अनिवार्य अंग मानना चाहिए। दुराचार व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि व्यक्ति में सदाचार और अनुशासन के गुण आ जाते हैं तो फिर उसे किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। पूछे गए प्रश्न। प्रश्न पहला, सदाचार और अनुशासन का आपस में क्या संबंध है? दूसरा, सदाचारी व्यक्ति कैसा होता है? तीसरा, अनुशासन को क्या मानना चाहिए? चौथा, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? पांचवा, सदाचार और दुराचार का आपस में क्या संबंध है? उत्तर पहला, सदाचार और अनुशासन का आपस में गहरा संबंध है। इन्हें एक दूसरे का पूरक कहा जा सकता है। दूसरा, सदाचारी व्यक्ति अनुशासित होता है, वह समाज में प्रतिष्ठा पाता है। तीसरा, अनुशासन को जीवन का अनिवार्य अंग मानना चाहिए। चौथा, दुराचार व्यक्ति का बड़ा शत्रु है। पांचवा, सदाचार दुराचार में विपरीतार्थक या विलोम का संबंध है। उदाहरण 2, गद्य के इस अंश को ध्यान पूर्वक सुनिए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 शब्दों में लिखिए। ब्रिटिश काल में भारत की राजभाषा अंग्रेजी थी। उससे पूर्व मुगल बादशाह ने उर्दू फारसी को राजकाज की भाषा बनाकर रखा था। अंग्रेज अपनी भाषा में सुविधा अनुभव करते थे, अतः उन्होंने अंग्रेजी में राजकाज शुरू किया। भारत के केवल 2-3% लोग ही अंग्रेजी जानते थे, अतः
लोगों को सरकार तक अपनी बात पहुंचाने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, परंतु 15 वर्ष तक अंग्रेजी के प्रयोग की छूट दे दी गई। पूछे गए प्रश्न। पहला, ब्रिटिश काल में कौन सी भाषा राजभाषा थी और क्यों? दूसरा, उर्दू फारसी कब राजकाज की भाषा थी? तीसरा, भारत में अंग्रेजी जानने वाले लोग कितने थे? चौथा, हिंदी को कब राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया? पांचवा, स्वतंत्रता शब्द का विलोम लिखो। उत्तर। पहला, ब्रिटिश काल में अंग्रेजी राजभाषा थी क्योंकि उन्हें इसी भाषा में सुविधा होती थी। दूसरा, मुगल बादशाहों के काल में उर्दू फारसी राजकाज की भाषा थी। तीसरा, भारत में अंग्रेजी जानने वालों की संख्या 2-3% थी। चौथा, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। पांचवा, स्वतंत्रता का विलोम शब्द है परतंत्रता। ये ट्रैक यहाँ पे समाप्त हो रहा है। पुस्तक का शेष भाग हम अगली ट्रैक पर सुनेंगे। ट्रैक नंबर 4B। इस ट्रैक में पन्ना नंबर 378 से पन्ना नंबर 388 तक खंड घ का रिकॉर्डिंग किया गया है। परियोजना किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जो विस्तृत कार्य योजना बनाई और कार्यान्वित की जाती है उसे परियोजना कहते हैं। यह नियमित एवं व्यवस्थित रूप से स्थिर किया गया विचार एवं स्वरूप की लिखित प्रस्तुति ही परियोजना है। परियोजना कार्य मूल्यांकन की एक प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी के परीक्षा परिणाम का मूल्यांकन नहीं होता, बल्कि हर बौद्धिक स्तर के विद्यार्थियों की क्षमता का मूल्यांकन होता है। यह शैक्षणिक गतिविधियों का एक हिस्सा है। यह कक्षा में पढ़ाए गए विषय पर आधारित होता है। इसमें विद्यार्थियों को संदर्भ तलाशने और अनुसंधान करने का अवसर प्राप्त होता है। परियोजना कार्य के निम्न स्तर हैं। पहला, विषय वस्तु। दूसरा, कार्य की रूपरेखा। तीसरा, सामग्री का संचयन। चौथा, प्रस्तुतिकरण। पांचवा, समापन। छठा, कार्य क्षेत्र। परियोजना कार्य का प्रारूप। पहला, विद्यालय का नाम शीर्षक विद्यार्थी का नाम। दूसरा, प्रस्तावना। तीसरा, प्रमाण पत्र। चौथा, अभिस्वीकृति। पांचवा, बिंदु 1, 2, 3। छठा, परियोजना सामग्री 1, 2, 3। सातवां, ग्रंथ सूची। उदाहरण, परियोजना क्रमांक 1 हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास, सत्र 2019 से 20। मार्गदर्शक, प्रस्तुतकर्ता, प्रस्तावना। परियोजना कार्य का प्रस्तुतिकरण सरल किंतु प्रभावशाली ढंग से किया गया है। परियोजना की सामग्री व्यावहारिक और सरलता से ग्रहण करने योग्य है। मेरा यह विश्वास है कि जो भी इस सामग्री का पठन करेगा उसे सादर आत्मबोध हो जाएगा। उम्मीद है कि यह परियोजना प्रस्तुतिकरण आपको भी प्रोत्साहित करेगा। प्रमाण पत्र। यह प्रमाणित किया जाता है कि रिक्त स्थान कक्षा 12वीं गणित विज्ञान वाणिज्य हिंदी का यह विद्यार्थी रिक्त स्थान का है। यह प्रमाणित किया जाता है कि इस विद्यार्थी ने सन 2019 से 20 में हिंदी विषय में अथक प्रयास एवं एकाग्रचित होकर कार्य करते हुए प्रदत्त परियोजना कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न किया है। हस्ताक्षर विद्यार्थी, हस्ताक्षर मार्गदर्शक, हस्ताक्षर प्राचार्य। अपनी स्वीकृति। मैं हृदय से अपने मार्गदर्शक श्री रिक्त स्थान व्याख्याता का आभार व्यक्त करती हूँ कि मैं अपने सहयोगी मित्रों, सहपाठियों और माता पिता का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे इस परियोजना कार्य में महत्वपूर्ण सुझाव व सहयोग प्रदान किया। विषय वस्तु। पहला, हिंदी भाषा की भूमिका। दूसरा, विकास क्रम। तीसरा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। चौथा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। पांचवा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। छठा, निष्कर्ष। हिंदी भाषा की भूमिका तथा उत्पत्ति एवं विकास क्रम। संस्कृत 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईसा पूर्व। पाली 500 ईस्वी पूर्व से 01 ईस्वी। प्राकृत 01 ईस्वी से 500 ईस्वी। अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। हिंदी 1000 ईस्वी से अब तक। वैदिक एवं लौकिक बुद्ध के उपदेश। जन सामान्य की भाषा, लोक भाषा, हिंदी के विविध रूप। हिंदी भारतीय परिवार की आधुनिक काल की प्रमुख भाषाओं में से एक है। भारतीय आर्य भाषाओं का विकास क्रम इस प्रकार है: संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी व अन्य आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। आधुनिक आर्य भाषाएं उत्तर भारत में बोली जाती हैं। दक्षिण भारत की भाषाएं हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं।
भाषा नदी की धारा के समान चंचल होती है, यह रुकना नहीं जानती। कोई भाषा को बलपूर्वक रोकना भी चाहे तो ये बंधन को तोड़ आगे निकल जाती है। यही भाषा की स्वाभाविक प्रकृति और प्रवृत्ति है। संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसे आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है। हिंदी इसी आर्य भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारिणी मानी जाती है। हिंदी भाषा के विकास क्रम में भाषा को पूर्वोक्त गत्यात्मकता और समय अनुकूल बदलते रहने की स्वाभाविक प्रकृति स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। हिंदी का जन्म संस्कृत की ही कोख से हुआ है, जिससे 3500 से अधिक वर्षों के इतिहास को निम्न 3 भागों में विभाजित करके हिंदी की उत्पत्ति का विकास क्रम निर्धारित किया जा सकता है। पहला प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। दूसरा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी। तीसरा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल 1000 ईस्वी से अब तक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल 1500 से 500 ईसा पूर्व वैदिक एवं लौकिक संस्कृत। इस काल में वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों के अलावा वाल्मीकि, व्यास, अश्वघोष, भाष, कालिदास तथा माघ आदि की संस्कृत रचनाओं का सृजन हुआ। पाणिनि के व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी में वैदिक और लौकिक नामों में 2 प्रकार की संस्कृत भाषा का उल्लेख पाया जाता है। 1000 वर्षों के इस कालखंड को संस्कृत भाषा के स्वरूप, व्याकरणिक नियमों में अंतर के आधार पर निम्न 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला वैदिक संस्कृत। मूल रूप से वेदों की रचना किस भाषा में हुई उसे वैदिक संस्कृत कहा जाता है। संस्कृत का प्राचीनतम रूप संसार की प्रथम कृति ऋग्वेद में प्राप्त होता है। ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों की रचना भी वैदिक संस्कृत में हुई, हालांकि इनकी भाषा में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। दूसरा लौकिक संस्कृत। दर्शन ग्रंथों के अतिरिक्त संस्कृत का उपयोग साहित्य में भी हुआ, इसे लौकिक संस्कृत कहते हैं। वाल्मीकि, व्यास, अश्वघोष, भाष, कालिदास, माघ आदि की रचनाएं इसी में हैं। वेदों के अध्ययन से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि कालांतर में वैदिक संस्कृत के स्वरूप में भी बदलाव आता चला गया। पाणिनि और कात्यायन ने संस्कृत भाषा के बिगड़ते स्वरूप का संस्कार किया और इसे व्याकरणबद्ध किया। पाणिनि के नियमीकरण के बाद की संस्कृत वैदिक संस्कृत से काफी भिन्न है, जिसे लौकिक या क्लासिकल संस्कृत कहा गया। रामायण, महाभारत, नाटक, व्याकरण आदि ग्रंथ लौकिक संस्कृत में ही लिखे गए हैं। हिंदी का प्राचीनतम रूप संस्कृति है। संस्कृत काल के अंतिम पड़ाव तक आते आते मानक अथवा परिनिष्ठित भाषा तो एक ही रही, किंतु क्षेत्रीय स्तर पर 3 क्षेत्रीय बोलियां यथा पश्चिम उत्तरीय, मध्य देशीय और पूर्वी विकसित हो गई। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी। पाली, प्राकृत एवं अपभ्रंश। मूलतः इस काल में लोक भाषा का विकास हुआ। इस समय भाषा का जो रूप सामने आया उसे प्राकृत कहा गया। वैदिक और संस्कृत के काल में बोलचाल की जो भाषा दबी पड़ी हुई थी, उसने अनुकूल समय पाकर सिर उठाया और जिसका प्राकृतिक विकास प्राकृत के रूप में हुआ। प्राकृत के वर, रुचि आदि वैयाकरणों ने प्राकृत भाषाओं की प्राकृति संस्कृत को मानकर उससे प्राकृत शब्द की व्युत्पत्ति की। प्रकृति ही संस्कृतम ने भाग प्राकृत भाषाओं की संस्कृत को मानकर उससे प्राकृत शब्द की व्युत्पत्ति की है। प्रकृति है संस्कृतम, तत्र भवम तत्र आगतम व प्राकृतम। मध्यकाल में यही प्राकृत 3 अवस्थाओं में विकसित हुई। पहला पाली 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी। संस्कृत कालीन बोलचाल की भाषा विकसित होते होते या कहीं की सरल होते होते 500 ईस्वी पूर्व के बाद बदल गई, जिसे पाली नाम दिया गया। इसे सबसे पुरानी प्राकृत और भारत की प्रथम देश भाषा कहा जाता है। मगध प्रांत में उत्पन्न होने के कारण श्रीलंका के लोग इसे मागधी भी कहते हैं। बौद्ध ग्रंथों की पाली भाषा में बोलचाल की भाषा का शिष्ट और मानक रूप प्राप्त होता है। इस काल में आते आते क्षेत्रीय बोलियों की संख्या 3 से बढ़कर 4 हो गई। पहला पश्चिम उत्तरीय, दूसरा मध्य देशीय, तीसरा पूर्वी और चौथा दक्षिणी। प्राकृत ईस्वी पूर्व 500। पहली ईस्वी तक आते आते यह बोलचाल की भाषा और परिवर्तित हुई तथा इसको प्राकृत की संज्ञा दी गई। सामान्य मत अनुसार जो भाषा असंस्कृत थी और बोलचाल की भाषा आम भाषा थी तथा सहज बोली समझी जाती थी, स्वभावतः प्राकृत कहलाई। इस काल में क्षेत्रीय बोलियों की संख्या कई थी, जिसमें शौर्षेनी, पैशाची, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी प्रमुख हैं।
भाषा विज्ञानियों ने प्राकृतों के 5 भेद स्वीकार किए हैं। पहला शॉर्टसेनी, सूरसेन मथुरा के आसपास मध्य देश की भाषा जिस पर संस्कृत का प्रभाव। दूसरा पैशाची, सिंध की। तीसरा महाराष्ट्री, विदर्भ महाराष्ट्र। चौथा मागधी, मगध की। पांचवा अर्धमागधी, कौशल प्रदेश की भाषा, जैन साहित्य में प्रयुक्त। तीसरा अपभ्रंश, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के मध्यकालीन की अंतिम अवस्था है, जो प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थिति है। कुछ दिनों बाद प्राकृत में भी परिवर्तन हो गया और लिखित प्राकृत का विकास रुक गया, परंतु कथित प्राकृत विकसित अर्थात परिवर्तित होती गई। लिखित प्राकृत के पराचार्यों ने इसी विकासपूर्ण भाषा का उल्लेख अपभ्रंश नाम से किया है। इन आचार्यों के अनुसार अपभ्रंश शब्द का अर्थ बिगड़ी हुई भाषा था। प्राकृत भाषाओं की तरह अपभ्रंश के परिनिष्ठित रूप का विकास भी मध्य देश में ही हुआ था। विभिन्न प्राकृतों से ही इन क्षेत्रीय अपभ्रंशों का विकास हुआ। प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने विभिन्न प्राकृतों से विकसित अपभ्रंश के निम्नलिखित 7 भेद स्वीकार किए हैं, जिनसे आधुनिक भारतीय भाषाओं या उपभाषाओं का जन्म हुआ। पहला शॉर्टसेनी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। दूसरा पैशाची, लहंदा, पंजाबी। तीसरा ब्राचड़, सिंधी। चौथा खस, पहाड़ी। पांचवा महाराष्ट्री, मराठी। छठा मागधी, बिहारी, बांग्ला, उड़िया व असमिया। सातवां अर्धमागधी, पूर्वी हिंदी। अतः कहा जा सकता है कि हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश के शॉर्टसेनी, मागधी और अर्धमागधी रूपों में हुआ। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल 1000 ईस्वी से अब तक हिंदी एवं अन्य आधुनिक आर्य भाषाएं 1100 ईस्वी तक आते आते अपभ्रंश का काल समाप्त हो गया और आधुनिक भारतीय भाषाओं का युग आरंभ हुआ। जैसा कि बताया गया है, अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय स्वरूपों से आधुनिक भारतीय भाषाओं या उपभाषाओं यथा पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, लहंदा, पंजाबी, सिंधी, पहाड़ी, मराठी, बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया और पूर्वी हिंदी भाषा का जन्म हुआ। आगे चलकर पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पूर्वी हिंदी और पहाड़ी 5 उपभाषाओं तथा इनसे विकसित कई क्षेत्रीय बोलियां जैसे ब्रजभाषा, खड़ी बोली, जयपुरी, भोजपुरी, अवधी, गढ़वाली आदि को समग्र रूप से हिंदी कहा गया। कालांतर में खड़ी बोली ही अधिक विकसित होकर अपने मानक और परिनिष्ठित रूप में वर्तमान और बहु प्रचलित मानक हिंदी भाषा के रूप में सामने आई। निष्कर्ष, अपभ्रंश और आधुनिक हिंदी के बीच की कड़ी के रूप में भाषा का एक और रूप प्रतीत होता है, जिसे विद्वानों का एक वर्ग अवहट्ट कहते हैं। वहाँ अधिकांश विद्वान इसे अपभ्रंश ही मानते हैं। अवहट्ट नाम स्पष्ट रूप से विद्यापति की कीर्ति लता में आता है। देसिल बैना सब जन मिट्टा ते तैसन जम पवो अवहट्टा। उन्होंने इन पंक्तियों में देसिल, बयान और अवहट्ट को एक ही माना है। अवहट्ट को अपभ्रंश से भिन्न मानने वाले विद्वान इसे हिंदी का ही पूर्व रूप मानते हैं। स्पष्टतः अवहट्ट को हिंदी और अपभ्रंश को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। ग्रंथ सूची, मैंने निम्नलिखित स्रोत से मदद प्राप्त की है। पहला, विश्वव्यापी अंतर्जाल। दूसरा, हिंदी का उच्च कक्षाओं की पुस्तकें। तीसरा, मित्र। चौथा, पालक। पांचवा, शिक्षक एवं शिक्षिकाएं। उदाहरण 2, परियोजना क्रमांक 2, हिंदी का इतिहास और कालखंड। प्रस्तावना, पूर्व अनुसार परियोजना कार्य उपरोक्त। दूसरा, प्रमाण पत्र, पूर्व अनुसार। तीसरा, अभिस्वीकृति, पूर्व अनुसार। विषय वस्तु। पहला, परिचय। दूसरा, हिंदी का इतिहास और कालखंड। तीसरा, आदिकाल। चौथा, मध्यकाल। पांचवा, आधुनिक काल। छठा, हिंदी की तकनीकी ग्रंथि का दशक। सातवां, इंटरनेट की दुनिया में हिंदी का भविष्य। परिचय। हिंदी अपने संपूर्ण भाषा क्षेत्र की प्रतिनिधि भाषा है। हिंदी से तात्पर्य है खड़ी बोली से निखरी और नागरी लिपि में लिखी जाने वाली वह भाषा जिसे भारत की राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा होने का स्थान प्राप्त है। हिंदी का परिनिष्ठित रूप शिक्षा, प्रशासन, वाणिज्य, समाचार पत्र, कला संस्कृति की विभिन्न विधाओं में संप्रेषण का माध्यम है। यह देश के अधिकांश भागों में बोली और समझी जाती है। साथ ही सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक दृष्टि से इसका विशेष महत्व है। हिंदी का भौगोलिक विस्तार हिंदी क्षेत्र के बाहर भी सीमित है। हिंदी क्षेत्र के लोग व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी की दृष्टि से गए हैं। इसी प्रकार भारत के बाहर भी कई देशों में हिंदी भाषी बसे हैं। वहां उन्होंने अपनी भाषा को लगातार प्रयोग करके जीवित रखा है।
इस दृष्टि से डॉक्टर भोलानाथ के अनुसार हिंदी भाषा और भौगोलिक विस्तार को 3 क्षेत्रों में विभक्त किया जा सकता है। हिंदी क्षेत्र, हिंदी तर भाषा क्षेत्र और भारतीयतर क्षेत्र। हिंदी का इतिहास और कालखंड। विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में भारतीय संस्कृति मानी जाती है। इसकी प्राचीनता का एक प्रमाण यहाँ की भाषाएं भी हैं। भाषाओं की दृष्टि से कालखंड का विभाजन निम्न अनुसार किया जाता है। पहला वैदिक संस्कृत, दूसरा लौकिक संस्कृत, तीसरा पाली, चौथा प्राकृत, पांचवा अपभ्रंश तथा अवक्त, छठा हिंदी का आदिकाल, सातवां हिंदी का मध्यकाल, आठवां हिंदी का आधुनिक काल। हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु से जुड़ी है। सिंधु सिंध नदी को कहते हैं। सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र सिंधु प्रदेश कहलाता है। संस्कृत शब्द सिंधु ईरानियों के संपर्क में आकर हिंदू या हिंद हो गया। ईरानियों द्वारा उच्चारित किए गए इस हिंद शब्द में ईरानी भाषा का एक प्रत्यय लगाने से हिंदी शब्द बना है, जिसका अर्थ है हिंद का। यूनानी शब्द इंडिका या अंग्रेजी शब्द इंडिया इससे हिंदी के ही विकसित रूप हैं। हिंदी का साहित्य 1000 ईस्वी से प्राप्त होता है। इससे पूर्व प्राप्त साहित्य अपभ्रंश में है। इसे हिंदी की पूर्व पीठिका माना जा सकता है। आधुनिक भाषाओं का जन्म अपभ्रंश के विभिन्न रूपों से इस प्रकार हुआ है। अपभ्रंश और आधुनिक भाषाएं। शौरसेनी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। पैशाची लहंदा पंजाबी। ब्राचड़ सिंधी, महाराष्ट्री, मराठी, मगधी, बिहारी, बांग्ला, ओडिशा, असमिया। पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली या कौरवी, ब्रज, हरियाणवी, बुंदेल, कन्नौजी। पूर्व हिंदी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी पश्चिमी राजस्थानी, पूर्व राजस्थानी। पहाड़ी पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवतव पहाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली। बिहारी, भोजपुरी, मागधी, मैथिली। आदिकाल 1000 से 1500। आदिकाल 1000-1500 ईस्वी तक। अपने आरंभिक दौर में हिंदी सभी बातों में अपभ्रंश के बहुत निकट थी। इसी अपभ्रंश से हिंदी का जन्म हुआ। आदि अपभ्रंश में अ, आ, ई, उ, री, ए, औ केवल यही 8 स्वर थे। रे, ई, औ स्वर इसी अवधि में हिंदी में जुड़े। आरंभिक 1000 से 1100 ईस्वी के आसपास तक हिंदी अपभ्रंश के समीप ही थी। इसका व्याकरण भी अपभ्रंश के समान काम कर रहा था। धीरे धीरे परिवर्तन होते हुए और 1500 ईस्वी आते आते हिंदी स्वतंत्र रूप से खड़ी हुई। 1460 के आसपास देश भाषा में साहित्य सर्जन आरंभ हो चुका था। इस अवधि में दोहा, चौपाई, छप्पई, दोहा, गाथा आदि छंदों में रचनाएं हुई हैं। इस समय के प्रमुख रचनाकार गोरखनाथ, विद्यापति, नरपति नाल है, चंद बरदाई, कबीर आदि हैं। मध्यकाल 1500 से 1800 ईस्वी तक। इस अवधि में हिंदी में बहुत परिवर्तन हुए। देश पर मुगलों का शासन होने के कारण उनकी भाषा का प्रभाव हिंदी पर पड़ा। परिणाम यह हुआ कि फारसी के लगभग 3500 शब्द, अरबी के 2500 शब्द, पश्तो से 50 शब्द, तुकब के 125 शब्द हिंदी की शब्दावली में शामिल हो गए। यूरोप के साथ व्यापार आदि से संपर्क बढ़ रहा था। परिणाम स्वरूप पुर्तगाली, स्पेनी, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के शब्दों का समावेश हिंदी में हुआ। मुगलों के आधिपत्य का प्रभाव भाषा पर दिखाई पड़ने लगा था। मुगल दरबार में फारसी पढ़े लिखे विद्वानों को नौकरियां मिली थी। परिणाम स्वरूप पढ़े लिखे लोग हिंदी की वाक्य रचना फारसी की तरह करने लगे। इस अवधि तक आते आते अपभ्रंश का पूरा प्रभाव हिंदी से समाप्त हो गया, जो आंशिक रूप में जहाँ कहीं शेष था वह भी हिंदी प्रकृति के अनुसार ढलकर हिंदी का बन रहा था। इस अवधि में हिंदी के स्वर्णिम साहित्य का सृजन हुआ। भक्ति आंदोलन ने देश की जनता को मनोभावना को प्रभावित किया। भक्त कवियों में अनेक विद्वान थे जो तत्सम मुक्त भाषा का प्रयोग कर रहे थे। राम और कृष्ण जन्म स्थान की ब्रज भाषा में काव्य रचना की गई, जो इस काल के साहित्य की मुख्य धारा मानी जाती है। इसी अवधि में दक्षिणी हिंदी का रूप सामने आया। पिंगल, मैथिली और खड़ी बोली में भी रचनाएं लिखी जा रही थीं। इस काल के मुख्य कवियों में महाकवि तुलसीदास, सूरदास, संत मीराबाई, मलिक मोहम्मद जायसी, बिहारी भूषण हैं। इसी कालखंड में रचा गया रामचरितमानस जैसा ग्रंथ विश्व में विख्यात हुआ। आधुनिक काल 1800 से अब तक। हिंदी का आधुनिक काल देश में अनेक परिवर्तनों का साक्षी है। परतंत्रता में रहते हुए देशवासी इसके विरुद्ध खड़े होने का प्रयास कर रहे थे। अंग्रेजी का प्रभाव देश की भाषा
और संस्कृति पर पड़े दिखाई पड़ने लगा। अंग्रेजी शब्दों का प्रचलन हिंदी के साथ बढ़ने लगा। मुगल कालीन व्यवस्था समाप्त होने से अरबी फारसी के शब्दों के प्रचलन में गिरावट आई। फारसी से स्वीकार क, ख, ग, ज, फ ध्वनियों का प्रचलन हिंदी में समाप्त हुआ। अपवाद स्वरूप कहीं ज और फ ध्वनि शेष बची। क, ख, ग ध्वनियां क, ख, ग में बदल गईं। इस पूरे कालखंड को 1800 से 1850 तक और फिर 1850 से 1900 तक तथा 1900 से 1910 तक और 1950 से 2000 तक विभाजित किया जा सकता है। राष्ट्र में कई तरह के आंदोलन चल रहे थे। उनमें कुछ गुप्त और कुछ प्रकट थे, पर इनका माध्यम हिंदी था और अब हिंदी केवल उत्तर भारत तक ही सीमित नहीं रह गई थी। हिंदी अब तक पूरे भारतीय आंदोलन की भाषा बन चुकी थी। साहित्य की दृष्टि से बंगला, मराठी हिंदी से आगे थी, परंतु बोलने वालों के लिहाजे से हिंदी सबसे आगे थी। इसलिए हिंदी को राजभाषा बनाने का पहल गांधी जी समेत देश के कई अन्य नेता भी कर रहे थे। सन 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए गांधी जी ने कहा था कि हिंदी ही देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। सन 1900 से लेकर 1950 तक हिंदी के अनेक रचनाकारों ने इसके विकास में योगदान दिया। इनमें मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा मुख्य रहे। हिंदी की तकनीकी क्रांति का दशक। तकनीकी दुनिया में हिंदी की स्थिति उतनी दयनीय नहीं है जितनी कि दूसरे कारोबारी क्षेत्रों में है। खासकर पिछला एक दशक हिंदी के तकनीकी विकास की दिशा में अहम सिद्ध हुआ है। 10 साल पहले हिंदी में डिजिटल युक्तियों पर काम करने के इच्छुक लोगों को जिस किस्म की उलझन और बेचारगी के अनिवार्य एहसास से गुजरना पड़ता था, वैसा अब नहीं रहा। थोड़ा बहुत कोशिश कीजिए तो आप अधिकांश तकनीकी माध्यमों पर हिंदी से काम कर ही लेंगे। वैसा आज भी हिंदी, अंग्रेजी, यूरोपीय भाषाओं, जापानी, रूसी और अरबी भाषाओं ने तरक्की निस्संदेह की है। यह तरक्की नजर भी आती है हर नए कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, मैकिन्टोश, लिनक्स आदि में यूनिकोड की कृपा से हिंदी देवनागरी पहले से ही विद्यमान है। अधिकांश हैंडहेल्ड डिवाइसेज, टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स आदि में भी हिंदी लिखना नहीं तो कम से कम पढ़ना और हिंदी की इंटरनेट साइट्स को देखना तो संभव है ही। हिंदी समर्थित वेब सर्विसेज, ईमेल, अनुवाद, टेक्स्ट टू स्पीच, ई कॉमर्स, क्लाइंट्स आधारित सर्विसेज का उपयोग करना आसान है। अपने आसपास की तकनीकी सेवाओं में यदाकदा हिंदी दिखने लगी है। जैसे एटीएम मशीनों पर देवनागरी में टेक्स्ट्स इनपुट करने के ऑनलाइन टूल्स की कोई कमी नहीं रही और करीब हर आधुनिक सॉफ्टवेयर पर, चाहे वे माइक्रोसॉफ्ट परिवार से आया हो या फिर एडोब परिवार से, यूनिकोड हिंदी में पूरा या थोड़ा काम किया जा सकता है। हालांकि पेज मेकिंग, ग्राफिक्स, एनिमेशन आदि से जुड़े सॉफ्टवेयरों में हिंदी का 100% समर्थन न होना थोड़ा सा निराशाजनक है। तकनीकी विश्व में हिंदी की बहार दिखाई देती है। सोशल नेटवर्किंग और ब्लॉगिंग में इनमें से पहला माध्यम चढ़ाव पर है तो दूसरे में ठहराव है। जिस अंदाज में हिंदी विश्व में फेसबुक को अपनाया है वह अद्भुत है। दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों को भूल जाइए, लखनऊ, पटना और जयपुर जैसी राजधानियों को भी भूल जाइए। छोटे छोटे गांव और कस्बों तक के युवा, बुजुर्ग, बच्चे फेसबुक पर आ जमे और खूब सारी बातें कर रहे हैं हिंदी में। सोशल नेटवर्कों की हिंदी भी अपने आप में विलक्षण है। हिंदी अंग्रेजी देशज तकनीकी, चित्रात्मक और अनौपचारिक शब्दावली से हुई है। पिछले 3-4 साल में यदि तकनीकी दुनिया में हिंदी से जुड़ी कोई क्रांति दिखाई देती है तो वह है सोशल नेटवर्किंग की क्रांति, क्योंकि संदेशों का आदान प्रदान नेटवर्किंग की मूलभूत अनिवार्यता और पहचान है। वह 1 से 2 या 2 से 4 लोगों को आपस में संपर्क करने के लिए प्रेरित कर रही है। संदेश जब तक अपनी भाषा में ना हो, अपने आसपास के परिवेश से जुड़े हुए ना हो, तब तक ना तो बात करने को तसल्ली देते हैं, ना ही उसे सुनने वाले को। अंग्रेजी में संदेश भेजकर देखिए, अगर आपकी मातृभाषा हिंदी है तो आपको एक कसक सी महसूस होगी। लगेगा कि अभिव्यक्ति में बात नहीं आई, लेकिन उसी को हिंदी, बंगला, गुजराती या तमिल में भेजकर देखिए तो सुकून महसूस होगा। अपनी मातृभाषा माँ के समान है, जिसके
साथ कोई संकोच, कोई पर्दा और कोई औपचारिकता और आडंबर करने की जरूरत नहीं। वैसा सोचते हैं वैसा लिख सकते हैं। तकनीकी दुनिया में हिंदी जैसी भाषाओं को आगे बढ़ाने के लिए फेसबुक एक बहुत अच्छा उपकरण सिद्ध हो सकता है। हजारों लोग जो हिंदी में टाइपिंग करना भी नहीं जानते थे, इसलिए टाइपिंग के टूल्स की तलाश में लगे हैं जबकि वे हिंदी में संदेश भेज सकें। दूसरे हजारों लोग ऐसा सफलतापूर्वक कर भी चुके हैं। बहुतों ने तो खास तौर पर इसलिए हिंदी में टाइपिंग सीखी। इनकी छोटी छोटी टिप्पणियां हिंदी की समन्वित शक्ति में इजाफा कर रही हैं। इंटरनेट की दुनिया में हिंदी का भविष्य। इंटरनेट पर हिंदी अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। यह सिद्ध हो चुका है कि हिंदी किसी भी उच्च भू तकनीक के अनुकूल है। हिंदी की वेबसाइटों की संख्या जिस अनुपात में बढ़ रही है, उसकी अनुपात में पाठकों की संख्या भी बढ़ रही है। अभी हिंदी को नेटवर्क में बहुत लंबा सफर तय करना है। मार्ग में अनेक तकनीकी बाधाएं हैं। इन बाधाओं के बारे में आगे बात करेंगे। इस मिथक की बात करें, हिंदी के प्रबुद्ध वर्ग तक ने अपने मन में बैठा रखा है। मिथक है कि इंटरनेट शब्द और अंततः किताब के लिए खतरा है। प्रबुद्ध वर्ग का इस उच्च भू तकनीक से अलगाव विचार धारात्मक उतना नहीं जितना कि दांव पेचों की ना समझ पाने के कारण है। अतः इससे एक दूसरी बरतना ही पसंद करते हैं। इसलिए सबसे पहले इंटरनेट पर किताबों और पत्रिकाओं की संभावनाओं की बात की जाए। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में दुनिया तेजी से सुकुड़ती और पास आती जा रही है। वैश्विक ग्राम की अवधारणा के पीछे सूचना क्रांति की शक्ति है। इस प्रक्रिया में इंटरनेट की भूमिका असंदिग्ध है। जहां दुनिया भर में पाठकों की संख्या का ग्राफ नीचे आया है, यही सूचना क्रांति को किताब पर छाए खतरों में भी देखा जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जहाँ कथा और अकथा साहित्य बहुतायत में उपलब्ध हो सकते हैं। इसका अर्थ है कि इंटरनेट पर कोई भी कृति इंटरनेट पाठक वर्ग के लिए डाउनलोड की जा सकती है। इसमें वेब पीढ़ी के पाठक तो अनमोल साहित्य और वैचारिक पुस्तकों से जुड़ेंगे ही, साथ में पुस्तक के वर्तमान स्वरूप में नया आयाम भी जुड़ेगा। इस दिशा में प्रयास हुए हैं। उदाहरण के तौर पर माइक्रो फिल्म को सामने रखते हैं। खास अर्थ में पुस्तक की परिभाषा में नया आयाम तो जोड़ती है, लेकिन महंगाई और जटिल तकनीक के कारण इसकी पहुंच सीमित है, जबकि इंटरनेट का फैलाव विश्वव्यापी है। सही मायनों में किताब के व्यापक प्रचार की प्रक्रिया 15वीं शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के बाद आरंभ हुई। इसने ज्ञान पर विशेष लोगों के एकाधिकार को तोड़ा और आम जन के लिए ज्ञान की नई दुनिया के द्वार खोले। यही काम इंटरनेट भी कर रहा है, लेकिन ज्यादा तीव्रता से और व्यापक स्तर पर। इंटरनेट ने सूचना या ज्ञान पर एकाधिकार को तोड़ा और विकेंद्रित किया। विश्वव्यापी संजाल के जरिए इंटरनेट उपयोगकर्ता दुनिया भर की कैसी भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार जो कार्य प्रिंटिंग मशीन के आविष्कार से आरंभ हुआ, उसे इंटरनेट ने विस्तार ही दिया। अतिशय सूचना की समस्या और उस पर किसी एक ही व्यक्ति के विशेष के वर्चस्व के प्रश्न को निश्चित ही अनदेखा नहीं किया जा सकता। इस ओर सावधान रहने की आवश्यकता है। जहां तक इंटरनेट पर साहित्यिक कृतियां उपलब्ध कराने की बात है, तो यह प्रकाशकों और साहित्यकारों की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। आरंभिक दौर में हम पीछे रह गए। इंटरनेट की उपयोगिता को सबसे पहले पत्र पत्रिकाओं ने ही समझा। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण, नई दुनिया, इंडिया टुडे, आउटलुक जैसी पत्रिकाओं ने अपने इंटरनेट संस्करण निकालने आरंभ किए। इससे निश्चित ही इन पत्र पत्रिकाओं की पाठक संख्या बढ़ी है। द स्टेट ऑफ द साइबर नेशन पुस्तक के लेखक नील बैरिट के अनुसार इंटरनेट के संदर्भ में पाठ को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, तात्कालिक महत्व के समाचार पारक लेख जैसे दैनिक समाचार पत्र। दूसरा, पृष्ठभूमि समाचार पारक लेख जिसकी उपयोगिता अपेक्षाकृत कम समयबद्ध होती है। तीसरा, स्थायी महत्व का कथा और अकथा साहित्य यानी किताबें। इंटरनेट पर साहित्य उपलब्ध होने से विधा संबंधी परिवर्तन आना तय है। उदाहरण के लिए जिस प्रकार पत्रकारिता के दबावों के चलते रिपोर्टाज, धारावाहिक लेखन, सरीखी विधाएं सामने आई, उसी प्रकार कुछ नवीन विधाएं इंटरनेट पर जन्म ले सकती हैं। सचित्र लेखन, कार्टून जिसका एक रूप है, उसकी तर्ज पर एक्शन भरा लेखन सामने आ सकता है। फिल्म और साहित्य के बीच की कोई विधा विकसित हो सकती है। ऑनलाइन फरमाइशी लेखन की संभावना भी बनती है। इंटरनेट पर सहकारी यानी सामूहिक लेखन के प्रयास भी हो सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या इंटरनेट पर गंभीर साहित्य की रचना संभव है या फिर यह सिर्फ पॉपुलर साहित्य तक ही सिमट जाएगा? इसका उत्तर भविष्य दे सकता है।
इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इंटरनेट स्वयं संप्रेषण माध्यम की अंतिम कड़ी नहीं है। वैज्ञानिक खोज किसी एक बिंदु पर आकर नहीं रुकती। टेलीप्रिंटर के आने से संप्रेषण माध्यम में एक नया आयाम जुड़ा। बाद में यह रेडियो के विकास की कड़ी बना। हालांकि अपने स्वतंत्र रूप में टेलीप्रिंटर आज भी बना है। इतिहास बताता है कि मशीन पर किताब छपने से क्लासिक की परिभाषा और किताब का स्वरूप दोनों ही बदले हैं। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले साहित्य को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। कुल मिलाकर इंटरनेट साहित्य किताब की परिभाषा में कुछ नया ही जोड़ता है। उदाहरण 3, परियोजना क्रमांक 3, खुली किताब सजीवन, हरिवंश राय बच्चन की जीवनी के 4 खंड। प्रस्तावना, पूर्वानुसार, प्रमाण पत्र, पूर्वानुसार, अभिस्वीकृति, पूर्वानुसार। विषय वस्तु, पहला परिचय, दूसरा द्वितीय भाग, तीसरा तृतीय भाग, चौथा चतुर्थ भाग। हरिवंश राय का नाम सुनते ही याद आती है मधुशाला और उसकी मादक करती कविताएं। पर अपनी इस कालजयी कृति के अलावा बच्चन की कई ऐसी रचनाएं हैं जो समय को लोहा देकर हर काल में नई लगती हैं। ठीक ऐसी ही है उनकी लिखी आत्मकथा भी, जो 4 खंडों में विस्तृत की गई है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद से सटे प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव बाबूपट्टी में एक कायस्थ परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव तथा माता का नाम सरस्वती देवी था। इनको बाल्यकाल में बच्चन कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ बच्चा या संतान होता है। बाद में ये इसी नाम से मशहूर हुए। इन्होंने कायस्थ पाठशाला में पहले उर्दू की शिक्षा ली। इसके बाद इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य के विख्यात कवि W.V. यीट्स की कविताओं पर शोध कर पीएचडी पूरी की। 1926 में 19 वर्ष की उम्र में इनका विवाह श्यामा देवी से हुआ, जो उस समय 14 वर्ष की थी। लेकिन 1936 में श्यामा देवी की टीबी के कारण मृत्यु हो गई। श्यामा देवी की बीमारी के इस कठिन समय का और उस बीच बच्चन के मन में चलते उधेड़ गुण की झलक उनकी आत्मकथा के प्रथम खंड क्या भूलूं क्या याद करूं से मिलती है। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने बच्चन की आत्मकथा को हिंदी के 1000 वर्षों के इतिहास में ऐसी पहली घटना बताया जब अपने बारे में सब कुछ इतनी बेबाकी, साहस और सद्भावना से कह दिया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इसमें केवल बच्चन जी का परिवार, उनका व्यक्तित्व ही नहीं उभरा था, बल्कि उनके साथ समूचा काल और क्षेत्र भी अधिक गहरे रंगों में उभर कर आया था। इस आत्मकथा की कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां इस प्रकार है। क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, अगणित उन्मादों के क्षण हैं, अगणित अवसादों के क्षण हैं, रजनी की सूनी घड़ियों को किन किन से आबाद करूं मैं, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, याद सुखों की आंसू लाती, दुख की दिल भारी कर जाती, दोष किसे दूं जब अपने से अपने दिन बर्बाद करूं मैं, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, दोनों करके पछताता हूँ, सोच नहीं पर मैं पाता हूँ, सुधियों के बंधन से कैसे अपने को आजाद करूं मैं। आपने पहली पत्नी के देहांत के करीब 5 साल बाद 1941 में बच्चन ने तेजी सूर्य से पुनर्विवाह किया, जो रंगमंच पर तथा गायन से जुड़ी हुई थी। इसी समय इन्होंने नीड़ का निर्माण जैसी कविताओं की रचना की तथा अपनी आत्मकथा का द्वितीय खंड नीड़ का निर्माण फिर भी लिखा, जो 1970 में प्रकाशित हुई। अपनी जीवनी के दूसरे अध्याय में बच्चन ने तेजी से अपनी पहली मुलाकात, द्वितीय भाग, आज प्रेमा ने अपनी सहेली का परिचय मुझसे कराया है और 12 वर्ष पहले लिखी अपनी एक तुकबंदी मेरे कानों में बार बार गूंजती रही। इसलिए सौंदर्य देखकर शंका यह उठती तत्काल, कहाँ फंसाने को तो मेरे नहीं बिछाता जाता जाल। यह अदृश्य देख रहा था कि जाल बिछ चुका था और करुणा अवसाद के जाल में फंस चुकी थी, या अवसाद ने करुणा को अपने पास अपने बाहुभाष में बांध लिया था। यह तो मैं दूसरे कह सकता था, लेकिन उस दिन मैं उस सौंदर्य से असंपृक्त, उदासीन, दूर, डरा डरा रहा। भय बिनु होए न प्रीति का क्या कोई रहस्यपूर्ण अर्थ है। रात्रि में कविता पाठकर इनका तेजी से भावात्मक मिलन होता है, जिसका वर्णन वे कुछ इस प्रकार करते हैं। न जाने मेरे स्वर में कहाँ की वेदना भर गई कि पहले पद पर ही सब लोग बहुत गंभीर हो गए। जैसे ही मैंने ये पंक्ति पूरी की, उस नयन में वह बाकी कब, इस नयन की अश्रुधारा
कि देखता हूँ कि मिस सूरी की आंखें डबडबाती हैं और टप टप करके आंसू की बूंदें प्रकाश के कंधे पर गिर रही हैं, और यह देखकर मेरा कंठ भर जाता है, मेरा गला रुंध जाता है, मेरे आंसू नहीं रुक रहे हैं, और अब मिस सूरी की आंखों से गंगा यमुना बह चली है। मेरे आंखों से जैसे सरस्वती कुछ पता नहीं कब प्रकाश, प्रेमा, आदित्य और उमा कमरे से निकल गए, और हम दोनों एक दूसरे से लिपट कर रो रहे हैं। और आंसुओं के उस संगम से हमने एक दूसरे से कितना कह डाला है, एक दूसरे को कितना सुन लिया है। 24 घंटे पहले हमने इस कमरे में अजनबी की तरह प्रवेश किया था। 24 घंटे बाद हम उसी कमरे से जीवन साथी बनकर निकल रहे हैं। यह नए वर्ष का नव प्रभात है जिसका स्वागत करने को हम बाहर आए हैं। शादी का प्रण लिया, सगाई वहाँ की, कुछ दिन बाद शादी इलाहाबाद में। बसेरे से दूर इनकी आत्मकथा का तृतीय भाग है। इसमें इन्होंने अपने जीवन की उस अवधि की कहानी सुनाई है जब इन्होंने अपना देश, नगर, घर, परिवार से दूर कैम्ब्रिज में रहकर विलियम बटलर ईट्स के साहित्य पर शोध कार्य किया। इस खंड का आरंभ उन्होंने अंग्रेजी विभाग में अपने अध्यापन कार्य साथी प्रवक्ताओं के परिचय के साथ किया। 10 द्वार से सोपान तक बच्चन की आत्मकथा का चतुर्थ भाग है। यह अन्य 3 भागों की अपेक्षा विस्तृत है। सुविधा की दृष्टि से बच्चन ने इस पुस्तक के 2 भाग कर दिए हैं। प्रथम पड़ाव में 1956 से 71 तक की घटनाओं का वर्णन है, दूसरे में 1971 से 83 तक की घटनाओं का वर्णन है। आत्मकथा के आरंभ में अपने पाठकों में ही लेखक ने 10 द्वार और सोपान का अर्थ स्पष्ट किया है, जो उनके इलाहाबाद और दिल्ली के घरों के नाम हैं। 10 द्वार जिसके 10 दरवाजे हों, सोपान का अर्थ है सीढ़ी। यहाँ उन्होंने 10 वर्ष तक विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेष अधिकारी के पद पर 6 वर्षों तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में रहने का जिक्र किया है। उन्होंने यहाँ अपने नाट्य सृजन, अनुवाद, विदेश यात्राओं का उल्लेख भी किया है। बच्चन एवं तेजी का अपने दोनों पुत्रों एवं बहुओं के साथ रहने की स्मृतियों को संजोते उन्होंने अपने नवनिर्मित आवास सोपान में प्रवेश करने तक की जीवन यात्रा को लेखनीबद्ध किया है। बच्चन की बात हो और मधुशाला का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो लीजिए मधुशाला की कुछ पंक्तियों के साथ विदा लेते हैं। छोटे से जीवन में कितना प्यार करूं, पी लूं हाला, आने के साथ ही जगत में कहलाया जाने वाला। स्वागत के ही साथ विदा होती देखी तैयारी, बंद लगी होने खुलते ही मेरे जीवन मधुशाला। इसके साथ ही यह परियोजना खंड घ का समाप्त होता है। साथ ही यह पुस्तक नवबोध हिंदी भारती कक्षा 12 की समाप्त होती है। ओम मन सामर्थ्य दाता श्री अनिरुद्धाय नमः।